हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही दोस्तों अपनी पढ़ाई को करते रहिए पूरे मन से। एक दिन जब आप अपनी मंजिल के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो हम मौर्य साम्राज्य को पूरा पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। आज का थोड़ा दोस्तों हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे हम पढ़ेंगे। मौर्य काल को हम पढ़ चुके हैं, जो कि 322 से लेकर 184 बीसी तक भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में रहता है। जैसे ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की मृत्यु होती है, मौर्य साम्राज्य में आने लगते हैं दोस्तों बुद्धिहीन, अल्पवयस्क या कह सकते हैं दोस्तों अदूरदर्शी शासक, जो कि दूर की नहीं सोच सकते थे। और ऐसे ही अल्पबुद्धि शासक जब मौर्य काल में आते हैं तो मौर्य काल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। अशोक के द्वारा कलिंग को 261 बीसी में जब जीता गया था तो कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन मौर्योत्तर काल में कलिंग एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में उभर कर सामने आता है। कैसे आता है दोस्तों कि अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, वही क्या करते हैं दोस्तों के कमजोर सत्ता देखकर, कमजोर केंद्रीकृत सत्ता देखकर खुद को स्वतंत्र राजवंश के रूप में उभारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों मौर्य काल का धीरे धीरे पतन होता है और भारत में विभिन्न स्वतंत्र राजवंश देखने को हमें मिलते हैं। और आज की वीडियो में हम जो विभिन्न राजवंश हमें देखने को मिले भारत के ही, उन्हें हम कहते हैं स्वदेशी राजवंश। और इसी मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशियों ने भी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, जिन्हें हम कहते हैं विदेशीय शासक या विदेशीय राजवंश। ये रहे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, स्वदेशी राजवंश और विदेशी राजवंश। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मौर्य काल, जो कि 322 से 184 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। अब 184 बीसी में मौर्य काल का पतन हो जाता है। जो मौर्योत्तर काल है दोस्तों वह रहता है 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक। 200 बीसी से लेकर 300 ईडी तक रहता है दोस्तों मौर्योत्तर काल, क्योंकि जहां केंद्रीय सत्ता के रूप में मौर्य साम्राज्य था और 275 ईस्वी पूर्व 275 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है मौर्य काल की तरह ही गुप्त साम्राज्य, जो कि भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है जिसे। और फिर गुप्त साम्राज्य हम भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में देखते हैं। और इसी टाइम का जो 500 साल का जो समय है, इसी में हमें देखने को मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं मौर्योत्तर काल, जिसमें हम स्वदेशी और कुछ विदेशी राजवंशों को पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे स्वदेशी राजवंशों को। सबसे पहले देखते हैं विदेशी राजवंश कौन से हैं और स्वदेशी राजवंश कौन से हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम स्वदेशी राजवंशों को पढ़ेंगे। विदेशी राजवंश में हिंद, यवन, शक, पहला और कुषाण। दोस्तों यह जो सीरीज है आपको क्रम से याद रखनी है। यूपीपीसीएस 2023 का पेपर देखिए, क्रम से यही सीरीज पूछी गई थी कि सबसे पहले विदेशी जो आक्रमण करने वाले थे कौन थे। हिंद, यवन, शक, पहला और कुषाण। सबसे पहले दोस्तों ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने किया, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हिंद, यवन होता है, फिर शक आते हैं, फिर पहला आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। कौन से दोस्तों? हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। इनके दोस्तों हम संस्थापकों को देख लेते हैं। हिंद यवन का जो प्रमुख शासक था वह था मेनांडर। शक का जो प्रमुख शासक था रुद्रदामन। पहलव का गोंदोफर्निज और कुषाण वंश का जो शासक था वह था कनिष्क। दोस्तों इन प्रमुख शासकों को मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपने कभी भी नाम सुना हो तो आप समझ सके, हाँ आज की वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार प्रश्न मौर्योत्तर काल से पूछे जाते हैं। और जो है स्वदेशी राजवंश में शुंग वंश, काण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और वकाटक वंश। सातवाहन वंश और चेदी वंश को हम दोस्तों साथ में पढ़ेंगे। वकाटक वंश, काण वंश और शुंग वंश को हम अलग अलग देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक जो था वह था पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद में काण वंश का संस्थापक आता है वासुदेव काण। इसके बाद सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह था सिमुक। चेदी वंश का जो संस्थापक था वह था महामेघ वाहन। और वकाटक वंश का जो संस्थापक था वह था दोस्तों विंध्य शक्ति।
दोस्तों संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी ने पॉइंट्स के रूप में याद किए होंगे, लेकिन पॉइंट्स को हम याद नहीं करते, हम देखते हैं पूरी थ्योरी की, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाए तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे कि सातवाहन वंश भारत में जब शासन कर रहा था, तब उसी पे उड़ीसा यानी कलिंग वाले क्षेत्रों में, कौन सा, कलिंग में चेदी राजवंश, जिनमें आप राजा खारबेल का नाम सुना होगा, शासन कर रहा था। इनके बीच अक्सर युद्ध होते रहते हैं और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अक्सर युद्ध हुए करते थे। उन्हीं सब चीजों को देखेंगे, ताकि अब जब मैप से क्वेश्चन बने और जिस तरीके भी एग्जामिनर इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाए तो आप कर पाए। और जिन राजवंशों को पढ़ेंगे उनका विस्तार देखेंगे, आपको साइड में मैप भी दिखते रहेंगे, ताकि आप जो इनडायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर पाए। शुंग वंश के संस्थापक दोस्तों फिर से देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग, काण वंश के वासुदेव काण, सातवाहन वंश के सिमुक, इसके बाद में चेदी वंश। चेदी वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वह है महावेगवाहन, और वकाटक वंश का है वह है विंध्य शक्ति। ये रहे दोस्तों राजवंश जिनको आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्वदेशी और राजवंश। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम शुंग वंश को। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा दोस्तों कम करूंगा, लेकिन चीजें जितनी लिखी हैं इससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछने वाला है। शुंग वंश जो कि 185 से 75 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। दोस्तों हमने देखा है कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर टाइम पीरियड को दोस्तों आप अपनी नजर में रखा करें, ताकि जो टाइम पीरियड रहेगा तो चीजें आपको याद रहेंगी। 322 से 184 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का एक सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, जिसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की मौर्य साम्राज्य पर स्थापना करता है। कब करता है दोस्तों? 185 से 75 ईस्वी पूर्व के बीच शुंग वंश को देखते हैं, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। अब इसकी जानकारी हमें शुंग वंश से दोस्तों कहां से होती है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मालविकाग्निय मित्रम। मालविकाग्निय मित्रम दोस्तों लिखी गई है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और मालविकाग्निय मित्रम में प्रेम कथा का वर्णन है। आगे दोस्तों हम देखेंगे किनकी यह प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी जो शुंग वंश की जानकारी कहां से मिलती है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मालविकाग्निय मित्रम से मिलती है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि शुंग वंश की जानकारी आखिर हमें मिलती कहां से है? तो कहां से? मत्स्य पुराण से मिलती है, वायु पुराण से मिलती है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निय मित्रम से मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने जो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया वह बनाया पाटलिपुत्र को। किसे? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों। अगर आपसे पूछता है कि शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो वह थी पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र के बाद में जो राजधानी बनाई जाती है उसे बनाया जाता है विदिशा को। किसे बनाया जाता है? विदिशा को राजधानी बनाया जाता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इतना दोस्तों शक्तिशाली शासक था, आप कुछ समझ सकते हैं कि इतने वर्षों से चले आ रहे मौर्य वंश को पुष्यमित्र शुंग आके पलट देता है संपूर्ण सत्ता को, और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शक्तिशाली शासक था दोस्तों, और 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। अब दोस्तों अश्वमेध यज्ञ मैं पहले भी बता चुका हूं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो शासक अपने आप को शक्तिशाली मानता है वह क्या करता है? एक घोड़े को ढील कर एक मैदानी क्षेत्र में छोड़ देता है। अब वो मैदानी क्षेत्र घोड़ा दौड़ता है। जौन सा राजा घोड़े को पकड़ लेता है, उस राजा को, जिस राजा ने छोड़ा है घोड़े को, उससे युद्ध करना पड़ता था। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी जानकारी हमें दोस्तों होती है महाभाष्य, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और ये बुक्स के रूप में आपसे भी प्राचीन भारत की इंपॉर्टेंट बुक्स के रूप में आपसे पूछी जाती है कि महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की है। महाभाष्य और अष्टाध्यायी से हमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखी है, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी पर टीके के रूप में महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। यानी कि अष्टाध्यायी पर पूछे अगर टीका किसने लिखा तो वह पतंजलि लिखा, और टीका का नाम क्या है? वह है दोस्तों महाभाष्य।
अब दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग की अगर धर्म की बात करें तो इसे ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। और दोस्तों जो मौर्योत्तर काल के जितने भी राजवंश रहे वो ज्यादातर शासक जो थे वह ब्राह्मण ही थे, लेकिन जो अपवाद स्वरूप है वो मैंने उनको लिखा है। क्या बताया गया? ब्राह्मण। लेकिन हर्षचरित, हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बाणभट्ट। आपको अगर ना दिख रहा हो तो दोस्तों आप सुन लीजिए। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और जिसमें पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? अनार्य। बाणभट्ट द्वारा बुक लिखी गई है हर्षचरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसमें इसे अनार्य कहा गया है। अब पुष्यमित्र शुंग ने कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया तथा कुछ स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, जैसे कि सांची का स्तूप। सांची में दोस्तों मेनली ये 3 स्तूप है, जिनमें से एक मुख्य स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। दूसरा स्तूप है दोस्तों जिसमें अशोक के जो प्रवचन दिए गए हैं उनको रखा गया है। और तीसरा जो स्तूप है उसमें जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके बारे में अवशेषों को रखा गया है। जो मुख्य स्तूप है जिसमें बौद्ध महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं उसमें लगी थी दोस्तों काष्ठ वेदिका, यानी कि लकड़ी की चारों ओर। अगर आपने चित्र देखा होगा, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा सांची के स्तूप का। इसमें लगी हुई थी दोस्तों चारों तरफ लकड़ी की वेदिकाएं, जो कह सकते हैं एक तरह से ग्रिल लगी हुई थी। यह लकड़ी की जो वेदिका थी इसको हटवाकर पाषाण की जो वेदिका लगवाई थी, किसने लगवाई थी? वह लगवाई थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश, सांची स्तूप जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, भरहुत स्तूप सतना जिला मध्य प्रदेश में है। इसका भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। कलिंग में दोस्तों था चेदी वंश। चेदी वंश का प्रमुख शासक था खारवेल। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हराया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। अगला है जो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग हिंद यूनानीय शासक डेमेटियस के समकालीन था। किसके समकालीन था? डेमेटियस के समकालीन था। दोस्तों जब हम प्रश्नों करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक वो पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं प्रश्न में एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है कि हम पढ़कर भी नहीं कर पाते। हर एक पॉइंट से एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है और जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। दिव्य वरदान के अनुसार 84,000 स्तूपों को किसने तोड़ा था? तो दिव्य वरदान के अनुसार यह जानकारी प्राप्त होती है कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ा था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। लेकिन दोस्तों यह भी है साचू और बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है। मिनांडर को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। अयोध्या अभिलेख जो कि धंगदेव द्वारा लिखवाया गया है। अयोध्या अभिलेख जो कि धंगदेव द्वारा, यानी कि पुष्यमित्र शुंग का मंत्री था धंगदेव, इसके द्वारा लिखवाया गया था। और अयोध्या अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला है दोस्तों बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख जो कि हेलियोडोरस हिंद यूनानीय शासक था, हेलियोडोरस के द्वारा लिखवाया गया था। बेसनगर अभिलेख है दोस्तों गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। गरुड़ स्तंभ लेख के ऊपर खुदा हुआ है बेसनगर अभिलेख। और इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था भागवत धर्म का अनुयायी था। किसका? भागवत धर्म का अनुयायी था पुष्यमित्र शुंग। अगला शासक आता है दोस्तों अग्निमित्र। इससे पहले हम देख लेते हैं कि शुंग वंश का शासनकाल जो था, यानी कि साम्राज्य विस्तार भारत के किन क्षेत्रों में था। मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण केंद्रीकृत सत्ता के रूप में साम्राज्य था, लेकिन धीरे धीरे जो अदूरदर्शी शासक आने के कारण राजवंशों का उदय होता है दोस्तों, और राजवंश उदय होते हैं तो साम्राज्य विस्तार भी घटने लगता है। साम्राज्य अंततः जितना बचा हुआ था उस पर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। भारत के यह रहा दोस्तों अपना भारत। और भारत की अगर हम बात करते हैं कि यह क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र पे था शुंग वंश। इस क्षेत्र पर दोस्तों क्या था? इस क्षेत्र पर था शुंग
वंश। आप मैप पे भी यहां पर देख सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों हम, शासक है अग्निमित्र। अग्निमित्र राजा बनने से पहले किसका, विदिशा का उपराजा था। अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा का उपराजा था। एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया। विदर्भ के एक राजा थे जिनका नाम था यज्ञसेन। इंपॉर्टेंट है, आप दोनों याद रखेंगे दोस्तों इन्हें, कि अग्निमित्र थोड़ा ही है, 2-4 पॉइंट है इसके बारे में, कि राजा बनने से पहले विदिशा का उपराजा था और विदर्भ के राजा यज्ञसेन को इसने पराजित किया था। अगला जो शासक आता है वह आता है दोस्तों भागवत या भागभद्र। यह है दोस्तों तीसरा शासक शुंग वंश का। इसने दोस्तों क्या किया कि विदिशा या वेशनगर में गरुड़ स्तंभ, विदिशा या वेशनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण जो करवाया गया था, इसी के शासनकाल में करवाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि हिंद यवन शासक, एक हिंद यवन शासक था एंटिओलक्यूड्स। एंटिओलक्यूड्स ने हेलियोडोरस राजदूत को भागवत के दरबार में भेजा था और यही जो हेलियोडोरस है इसके द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है विदिशा या वेशनगर में। हिंद यवन शासक एंटिओलक्यूड्स ने हेलियोडोरस राजदूत को भेजा और इसके द्वारा ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है भागवत, जो कि शुंग वंश का शासक था, इसके शासनकाल में। और यह जो दोस्तों हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है। हेलियोडोरस भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है और भारत में ही रहकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अब दोस्तों देखते हैं हम शुंग वंशी स्थापत्य कला को। स्थापत्य कला में दोस्तों विदिशा का गरुड़ स्तंभ, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, किससे संबंधित है, शुंग वंश से संबंधित है। भाजा का चैत्य एवं विहार। अब चैत्य एवं विहार क्या होता है दोस्तों, वह पूजा पाठ के स्थल जो होते थे उन्हें हम कहते थे चैत्य या स्तूप, और विहार जो होते थे वह बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था, विहार। अब दोस्तों है क्या कि भाजा में कुछ चैत्य एवं विहार जो बनवाए गए हैं वो शुंग काल में बनवाए गए हैं। अजंता का 9वां चैत्य बनवाया गया है, शुंग काल में बनवाया गया था। नासिक तथा कार्ले का चैत्य भी कब बनवाया गया, शुंग काल में बनवाया गया। मथुरा में कुछ यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी, मथुरा में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी कब बनवाई गई, शुंग काल में बनवाई गई। अब शुंग काल में दोस्तों संस्कृत तथा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के साथ साथ भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना, आपने याद किया होगा पॉइंट्स के रूप में कि मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना कब हुई, तो मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई शुंग काल में। यह पॉइंट दोस्तों बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। शुंग वंश में दोस्तों अब तक हम पढ़ चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखा, इसके बाद में अग्निमित्र के बारे में देखा, भागवत के बारे में देखा, कला एवं संस्कृति देखी। अब दोस्तों जो अगला वंश है जो हमारा स्वदेशी राजवंश, वह है काण वंश। कौन सा वंश, काण वंश। काण वंश दोस्तों मात्र आप देख सकते हैं कि 75 ईसवी पूर्व से लेकर 30 ईसवी पूर्व तक शासन करता है काण वंश। लाइट आ गई है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अब चीजें क्लियर दिखाई दिल रही होंगी। तो देखिए कि काण वंश जो कि 75 से 30 ईस्वी पूर्व, यानी कह सकते हैं कि करीब करीब 45 वर्षों तक मात्र शासन करते हैं काण वंश। और काण वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है हर्षचरित से, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित से। वासुदेव काण्व के द्वारा काण वंश की स्थापना की जाती है। यह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही बार बार इससे बनता है कि काण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वासुदेव काण के द्वारा। और काण वंश से जो अगला प्रश्न बनता है ज्यादातर वह बनता है इनसे कि हिंद यवन, वो सुक, काण्व, सातवाहन, चेदी और वकाटक वंश से क्रमशः पूछता है, क्रमशः राजवंशों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला शासक जो कि संस्थापक था काण वंश का, वासुदेव काण्व। इसका बाद इसका पुत्र बनता है भूमिपुत्र, इसके बाद में नारायण पुत्र, और इसके बाद में अंतिम शासक बनता है सुशर्मा। अंतिम शासक सुशर्मा। इनका क्रम आप दोस्तों याद रखें, कई बार पीसीएस वगैरह में पूछा गया है कि वासुदेव काण्व संस्थापक, फिर इसका पुत्र भूमिमित्र, इसके बाद नारायण, फिर इसके बाद सुशर्मा।
सुशर्मा जो कि अंतिम शासक था। कांड़ वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक कौन, सातवाहन वंश का संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। और दोस्तों यह जो है मौर्य वंश के बाद में मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक जो प्रमुख वंश रहा है वह रहा है सातवाहन वंश, जो कि 30 ईस्वी पूर्व से 250। आप देख सकते हैं दोस्तों सातवाहन वंश के द्वारा करीब करीब 300 वर्षों तक शासन किया गया है। अब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जबकि मौर्य काल के द्वारा 250 से 300 वर्षों तक शासन किया गया था और उसी के द्वारा भी इनके द्वारा भी करीब करीब 300 वर्षों तक शासन किया जाता है। तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मौर्योत्तर काल में सर्वप्रमुख जो वंश रहा है वह सातवाहन वंश रहा है। आपने इसके प्रमुख शासकों जैसे कि सातकर्णीय प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीय पुत्र पुलुआमी के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि सातवाहन वंश जो कि 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा है। अब फिर से दोस्तों जो हमने बताया है कि मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, कौन कौन से राजवंश क्रमशः है, टाइम पीरियड को फिर से रिकॉल कीजिए। अगर मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। पुराणों में इसे सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र सातवाहन वंश। सिमुक दोस्तों, सिमुक जो था, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। कौन था? सिमुक। इसने आरंभिक राजधानी जो बनाई वह बनाई अमरावती को, लेकिन जो बाद में राजधानी बनाई गई वह बनाई गई प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में इसे राजधानी बनाया जाता है। सिमुक के द्वारा आरंभिक राजधानी अमरावती, लेकिन बाद में जो बनाई गई वह बनाई गई प्रतिष्ठान को। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल विस्तार रहा है। जो क्षेत्रफल विस्तार दोस्तों कि मौर्योत्तर काल में जो प्रमुख राजवंश रहा है वह सातवाहन वंश रहा है, जिसने करीब 300 साल तक शासन किया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले क्षेत्रों में सातवाहन वंश था, और यहां पे उड़ीसा जो कलिंग वाले क्षेत्रों में था चेदी वंश। पहले भी हमने दोस्तों देखा कि सातवाहन वंश और चेदी वंश को हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच युद्ध हुई है, कुछ झड़पें हुई हैं, उनको भी हम देख लेंगे। आप मैप को भी देखिए और जितने हम राजवंश स्वदेशी पढ़ रहे हैं इनको देखिए कि इनकी अवस्थिति क्रमशः कहां पे हुई है कि और कौन कौन से राजवंश रहे हैं। इसका जो दूसरा प्रमुख शासक आता है वह आता है सातकर्णीय प्रथम, जो कि यह 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। हमें दोस्तों सभी को नहीं देखता है, बताते हैं कि सातवाहन वंश में करीब करीब 30 से 35 शासकों ने शासन किया है। सबको याद नहीं रखना है दोस्तों, कुछ प्रमुख हैं उनको याद रखना है, और उस प्रमुखों में एक आध तो हैं जिनकी हमें डेट को याद रखना है। जैसे कि सिमुक की इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सातकर्णीय प्रथम की, जो कि पूछी गई है। प्रमुख जो शासक है वह है सातकर्णीय प्रथम, जो कि 27 ईस्वी पूर्व से 17 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। इसकी दोस्तों है प्रमुख उपाधियां। इसने उपाधि धारण की थी दक्षिणापति की, अप्रतिहत चक्र की। अप्रतिहत चक्र की कौन सी दोस्तों? दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र की जो उपाधि धारण की थी वह किसने धारण की थी? सातकर्णीय प्रथम ने। इसने जो राजधानी बनाया वह राजधानी बनाया दोस्तों अमरावती को। प्रतिष्ठान को राजधानी कौन बनाता है? बनाता है सिमुक, लेकिन बाद में राजधानी फिर से कौन ले आता है अमरावती को? ले जाता है दोस्तों सातकर्णीय प्रथम। सातकर्णीय प्रथम सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने दोस्तों 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और जो खारवेल ने सातकर्णीय प्रथम को हराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने जरूर किए थे, लेकिन जो खारवेल है, खारवेल ने सातकर्णीय प्रथम को हराया था। इसको भी आप दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि कलिंग में था यहाँ पे चेदी वंश, और चेदी वंश का प्रमुख शासक था खारवेल, और इनके बीच मैंने पहले भी कहा था कि झड़पें हुई हैं, युद्ध हुए हैं क्षेत्रफल विस्तार को लेकर, और खारवेल ने सातकर्णीय प्रथम को हरा दिया था। भले ही दोस्तों चेदी वंश छोटा, लेकिन सातवाहन वंश बड़ा था, इनके पास सेना ज्यादा थी, इनके पास कम थी, लेकिन दोस्तों फिर भी जो खारवेल था उसने सातकर्णीय प्रथम को पराजित कर दिया। अगला है दोस्तों, इसके सिक्कों पर श्री 7 लिखा हुआ मिलता है। सातकर्णीय प्रथम के सिक्कों पर श्री 7 लिखा हुआ मिलता है। मालव शैली में गोल मुद्राएं चलाई, पत्नी के नाम लिखी हुई रजत मुद्राएं किसने चलाई? सातकर्णीय प्रथम ने चलाई। आप जब दोस्तों प्रश्नों को करेंगे तो यकीनन तो आपको आपके कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि हमने जो एक एक पॉइंट को पढ़ा है, याद किया है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि पूरे भारत में कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं,
और आप उनमें से एक यूनिक है, थोड़ा सा सभी एक पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, जो एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इससे ज्यादा आप एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। अगर पूछेगा तो फिर वो प्रश्न कोई नहीं कर पाएगा। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो आप याद भी नहीं रख पाएंगे कि हमें हिस्ट्री अकेली नहीं पढ़नी है, हमें सभी विषयों में पढ़ना है। उतना ही पढ़ते चलें दोस्तों जितना एग्जाम के लिए जरूरी है और हमारा प्रश्न नहीं पूछे छूटे, और इससे ज्यादा दोस्तों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। मालव शैली में जो गोल मुद्राएं चलाई किसने चलाई? सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं सातकर्णी प्रथम ने चलाई। अब पत्नी इनकी दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नागनिका, जो कि अमीय वंश से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। पत्नी का नाम सातकर्णी प्रथम का क्या था? नागनिका नाम था, जो कि अमीय वंश से संबंधित थी। इनके द्वारा लिखा गया है नाना घाट। क्या लिखा गया है? नाना घाट। नागनिका के द्वारा लिखा गया है नाना घाट अभिलेख, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करवाया गया था। नाना घाट अभिलेख जो कि नागनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करवाया था। और इसमें सातवाहनों के द्वारा कहें या कहें दोस्तों सातकर्णी प्रथम के द्वारा, आपने पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा कि बौद्धों को ग्राम दान या ग्राम दान देने की जो प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, या किसके द्वारा? ग्राम दान देने की प्रथा जो शुरू की गई थी, किसके द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा की गई थी। आपने पॉइंट्स के रूप में यकीनन याद किया होगा। लेकिन जो किसके द्वारा? नानाघाट अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रथम ग्राम दान को जो वर्णन किया है वह नानाघाट अभिलेख में है और सातकर्णीय प्रथम के द्वारा किया गया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक दोस्तों बुक है जो कि एक नाविक के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? नाविक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें सातकर्णीय प्रथम के बारे में भी कुछ वर्णन किया गया है। दोस्तों है ऐसा कि नागनिका जो है इनके द्वारा नानाघाट अभिलेख लिखवाया गया था, और नागनिका सातकर्णी का पुत्र था, जो कि एक अल्पवयस्क पुत्र था। अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी के बैठाकर प्रथम भारतीय एक संरक्षिका के तौर पर जो शासन करती है वह दोस्तों करती है नागनिका। अगला जो शासक है वह है दोस्तों हाल शासक। जैसे कि मैंने बताया कि सातवाहन वंश में करीब करीब 30-35 शासकों ने शासन किया है। इसका जो 17वां शासक था हॉल। कौन था दोस्तों? हॉल। याद रखेंगे दोस्तों, कौन था? 17वां शासक था हॉल। क्यों महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है एक बुक को लेकर, क्योंकि इसको साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि थी, पुस्तकें लिखने में, ग्रंथ लिखने में साहित्य प्रेमी था, और इसके दरबार में भी बहुत से महान विद्वान रहते थे जिनके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। कौन सी दोस्तों? गाथा सप्तशती। एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा हॉल के द्वारा। हॉल किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश के एक शासक हैं। इनके राज दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे वो थे एक गुणाढ्य के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, ये ग्रंथ लिखा गया है, वह है बृहत कथा कोश। बृहत कथा कोश के रचना किसने की है? तो गुणाढ्य ने की है। अगले जो थे एक विद्वान जिनका नाम था सर्ववर्मन के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? कानतंत्र जो ग्रंथ लिखा गया था वह लिखा गया था सर्ववर्मन के द्वारा। अगला दोस्तों आ जाता है शासक जिनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन से हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि 106 से लेकर 130 ईस्वी पूर्व तक, सॉरी दोस्तों 106 से लेकर 130 ईस्वी तक रहते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में यह दोस्तों 23वें शासक थे। इनके बारे में जो प्रमुख पॉइंट है, इनकी माता का नाम था दोस्तों वलश्री, और अपनी माता बलश्री के नाम पर पहला जो सातवाहन शासक जिसने नाम रखा वह रखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप देख सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखा था। माता का नाम था बलश्री के साथ मिलकर इसने अपने शासन को चलाया। बलश्री के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख में दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी भी सातवाहन वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। एक प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम, अगला प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। अभिलेख है नासिक अभिलेख, जो किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से, जो स्कीमा बलश्री के द्वारा लिखा गया था। इसमें दोस्तों कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था।
गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। अगली जो बातें लिखी गई हैं नासिक गुहा लेख में वो लिखी गई है कि इसे कहा गया है एकमात्र ब्राह्मण। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि एकमात्र ब्राह्मण किस सातवाहन शासक को कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। वेदों का आश्रयदाता किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। पर्वतों का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया। वर्ण व्यवस्था का, यह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो इससे जानकारी मिलती है नासिक गुहा लेख से, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो माता इनकी बलश्री के द्वारा लिखा गया है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने माता के नाम पर ही अपने नाम को रखा था। इसकी दोस्तों कुछ उपाधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जैसे कि इसने जो उपाधि धारण की थी वह धारण की थी वेंकट स्वामी की और राजा राम की। वेंकट स्वामी और राजा राम की उपाधि धारण की थी। दोनों अलग अलग है दोस्तों, आप चाहें तो याद कर सकते हैं साथ में। कैसे? वेंकट स्वामी और राजा राम, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। वेंकट स्वामी और राजा राम की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने धारण की थी। और दोस्तों एक पॉइंट इसके बाद में भी है कि नौपान जो कि एक यूनानी शासक था, नौपान को हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका दोस्तों, जो बार बार पूछा जाता है कि नौपान को किस सातवाहन शासक ने हराया था? किसने हराया था? तो हराया था दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वशिष्ठीय पुत्र पुलगामी, यह दोस्तों सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शासक रहा है। सातवाहन वंश में दोस्तों 3 शासक रहे शक्तिशाली, एक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी और दूसरा वशिष्ठीय पुत्र पुलगामी। यही शक्तिशाली थे। और कुछ जैसे कि हाल है तो अपने जो साहित्यिक जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं, संस्थापक हैं सिमुक, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मेनली यही है शासक। वशिष्ठी पुत्र पुलगामी, इसकी 2 उपाधियां रही दोस्तों। एक महाराजा की उपाधि धारण की थी, एक दक्षिणापथेश्वर की। दक्षिणापथेश्वर की दोस्तों वशिष्ठी पुत्र पुलगामी ने उपाधि धारण की थी, और दक्षिणापथेश्वर की दोस्तों सातकर्णी प्रथम ने भी उपाधि धारण की थी। आपको अगर पूछता है कि दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किस सातवाहन शासक ने धारण की थी, अगर आपको दोनों ऑप्शन में देगा तो देगा ऑप्शन ए बी दोनों ने, या फिर आपको कोई एक ऑप्शन में देगा, चाहे वो वशिष्ठी पुत्र पुलगामी दे या फिर सातकर्णी प्रथम दे। कौन सी 2 उपाधि है? महाराजा की उपाधि और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। इसने दोस्तों रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। याद रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। रुद्रदामन जो कि एक दोस्तों कौन था? रुद्रदामन एक शक शासक था। देख सकते हैं दोस्तों कि जिस टाइम पे दोस्तों स्वदेशीय राजवंश थे, उसी टाइम पे भी विदेशीय राजवंशों का आक्रमण हो रहा था। वे भी अपनी सत्ता को स्थापित कर रहे थे। और रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कौन करता है? तो कौन करता है? वशिष्ठी पुत्र पुलगामी विवाह करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और रुद्रदामन ने क्यों विवाह किया था? क्योंकि साम्राज्य विस्तार हो सके, एक दूसरे के साथ मित्रता बनी रहे, और दूसरा जो राज्य है वो हमला ना कर सके। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बाद में बात होता क्या है कि दोनों के बीच युद्ध होता है, और रुद्रदामन जो कि एक शख्स आता था, रुद्रदामन वशिष्ठी पुत्र पुलगामी को 2 बार हराता है। 2 बार हरा देता है रुद्रदामन, जो कि एक शख्स शासक था। और सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर 2 तलवारें बनी हुई होती थी। जैसे ये सिक्का है दोस्तों, ऐसी ये 2 तलवारें बनी हुई होती थी। कार्ले का जो दोस्तों गुहा लेख है, कार्ले का गुहा लेख वशिष्ठी पुत्र पुलगामी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वशिष्ठी पुत्र पुलगामी से। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि दोस्तों थोड़ी चीजें डिफिकल्ट है और ज्यादातर बच्चे जो है इनको स्किप करते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जब कल की वीडियो में हम इनसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक प्रश्न को कि हाँ किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे गए हैं, और एग्जामिनर क्या में डीप में जाकर प्रश्नों को पूछता है जो हमसे छूटते हैं। फिर यही प्रश्न जो है हम एग्जाम में गलत करते हैं और फिर सिलेक्शन हमारा रुकता है। ताकि इलेक्शन हमारा ना रुके, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों कर पाए और बाधाओं को दूर कर पाए अपनी। अगला जो शासक आता है दोस्तों वह आता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। इसके सिक्कों पर दोस्तों जलयान का हमें अंकन देखने को मिलता है, जो यह साबित करता है कि जो सातकर्णी प्रथम था अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए या जल व्यवस्था में माहिर था या प्रेमी था जलयानों का। सातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर जलयान हमें आकृति देखने को मिलती है, जो कि पूछा गया है कि किसके सिक्कों पर जलयान की आकृति देखने को मिलती है। तो सातकर्णी जो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर।
एक दोस्तों है दोस्तों पुलुवामीय तृतीय। पुलुवामीय तृतीय है अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलुवामीय तृतीय। फिर से दोस्तों देखते हैं कि सातवाहन वंश हमने क्या पढ़ा। सातवाहन वंश जो कि 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी मौर्य से देखते हैं दोस्तों कि मौर्य वंश रहता है 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। 185 से लेकर दोस्तों 185 से 75 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है शुंग वंश। इसके बाद में आता है काण वंश जो कि वासुदेव काण के द्वारा स्थापना की जाती है 75 से 30 ईस्वी पूर्व। इसके बाद में आता है सातवाहन वंश जो कि 30 से 250 ईस्वी तक रहता है। 30 ईस्वी पूर्व से दोस्तों 250 ईस्वी तक रहता है। पुराणों में से आंध्र सातवाहन वंश कहा गया है। सबसे पहले हमें सिमुक संस्थापक को देखा, सातकर्णीय प्रथम को देखा जो कि शक्तिशाली शासक है। इसके बाद में हमने इनकी रानी नागनिका को देखा जो कि प्रथम अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी में बैठाकर एक संरक्षिका के तौर पर शासन को करती है। इसके बाद में दोस्तों हमने देखा हाल जो कि अपने साहित्यिक जीवन के लिए प्रसिद्ध इनकी प्रमुख कृति है जो वह है गाथा सप्तशती। इनके राज दरबार में प्रमुख विद्वान थे जिनके बारे में ये प्रमुख बुकें लिखी गई हैं। जो बुकें हैं दोस्तों प्राचीन भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट बुकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अगला शासक हमने देखा गौतमी पुत्र सातकर्णी जिसने अपनी माता वालश्री के साथ में मिलकर शासन किया और नासिक गुहा लेख जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। इसके बाद में हमने देखा विशिष्टीय पुत्र पुलुवामी को, विशिष्टी पुत्र पुलुवामी को जिसने रुद्ररामन की पुत्री से विवाह किया था और रुद्ररामन ने इसे 2 बार हराया था। सिक्कों पर 2 तलवारें विशिष्टी पुत्र पुलुवामी की हमें देखने को मिलती हैं। अगला शासक यागद्री सातकर्णी जिसके सिक्कों पर जलयान देखने को मिलता है। अंतिम शासक है पुलुवामीय तृतीय। सातवाहन वंश दोस्तों खत्म। अब देखते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि 300 वर्षों तक जो शासन किया है कुछ इसकी विशेषता तो रही होगी। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन तो कुछ रहा, हालांकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कुछ पॉइंट है जो बार बार पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। जो सातवाहन वंश का जो समाज था कैसा था? मात्रीय सत्तात्मक समाज था। बताइए है इंपॉर्टेंट या नहीं है? क्योंकि जो मौर्य वंश तक जो समाज हमें सभी देखने को मिलते हैं, मौर्य वंश तक या मौर्य वंश के बाद, हालांकि जो सिंधु घाटीय सभ्यता थी, सिंधु घाटीय सभ्यता में हमें पितृ सत्तात्मक समाज देखने को मिला, लेकिन वैदिक सभ्यता में हमें कुछ मात्रीय सत्तात्मक समाज देखने को मिला। लेकिन जो सातवाहन वंश था वह मात्रीय सत्तात्मक समाज था या वंश था। कैसा था? मात्रीय सत्तात्मक समाज था जिसके राजाओं के नाम माता के नाम पर रखे जाते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि यह जो समाज रहा होगा मात्रीय सत्तात्मक समाज रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कौन सा राजवंश मात्रीय सत्तात्मक था, तो कौन सा? सातवाहन वंश। मुद्राएं जो दोस्तों इसकी मिली हैं चांदी की, सोने की मुद्राओं को दोस्तों क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। और सर्वप्रथम शीशे की मुद्राओं का, सर्वप्रथम शीशे का मुद्राओं का जो प्रचलन करवाया किसने करवाया? किसने करवाया दोस्तों? शीशे की मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन जो करवाया वो करवाया हैगा सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। और शीशा जो आयात किया जाता था वो कहां से? रोम से आयात किया जाता था। और शीशे की मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई? सातवाहन वंश के शासकों द्वारा चलाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा। बताइए किया है या नहीं किया है? इसके बाद में कुछ दोस्तों स्थापत्य कला देखते हैं कि इसके बीच में क्या निर्माण हुआ। कार्ले का चैत्य जो है, कार्ले का चैत्य का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। अमरावती का जो किला है इसका विकास किया गया या पुनर्निर्माण करवाया गया। यह तो है कुछ स्थापत्य कला। भाषा की बात करते हैं, सातवाहन वंश की जो भाषा रही है वह प्राकृतिक भाषा रही है और जो लिपि का उपयोग किया जाता है साहित्य में वह किया जाता था ब्राह्मीय लिपि का। अधिकतर जो ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे कि हम गाथा सप्तशती की बात करते हैं, व्रत कथा कोश की, हालांकि जो सर्ववर्मन संस्कृत की एक व्याकरण थे और कांतंत्र को संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन दोस्तों भाषा जो थी आधिकारिक भाषा सातवाहन वंश की प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी थी। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कलिंग का चेदी वंश, क्योंकि यहाँ पे सातवाहन था और यहाँ पर चेदी वंश था। कलिंग का चेदी वंश जो कि स्थापना जो की जाती है वो संस्थापक था वह था महामेघ वाहन। कौन था? महावेग वाहन इसका संस्थापक था। दोस्तों यह वे चीजें हैं जो काफी डिफिकल्ट है, काफी मैं कह सकता हूँ काफी एक दूसरे में मिली हुई है कि भारत में जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो भारत में बहुत तरह के राजवंशों का उदय हुआ और उन्हीं में जो प्रमुख राजवंश है उनको हम पढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख राजवंश है वह है कलिंग का चेदी वंश जिसके संस्थापक थे महामेघ वाहन और खारवेल इसका प्रमुख शासक था। चेदी वंश का एक प्रमुख शासक था खारवेल जिसने
कलिंग विद्यापति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थी। इजीली आप याद रख सकते हैं कलिंग में कौन प्रमुख शासक है, खारवेल है, उसी ने यही उपाधियां धारण की थी, कलिंग विद्यापति, कलिंग विद्यापति या कलिंग चक्रवर्ती की। इसके बाद में खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था हाथी गुम्फा अभिलेख। आपने हमेशा याद किया होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेखों के तौर पर किसने बनवाया था, तो राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। और राजा हाथी गुम्फा अभिलेख जो कहाँ है, तो उदयगिरी पहाड़ियां जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है उदयगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद में भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, राजा खारवेल ने करवाया और सातकर्णी को हराया। जब हमने सातकर्णी को देखा था दोस्तों, तो सातकर्णी प्रथम को यहीं पर हमने देखा था कि खारवेल के द्वारा सातकर्णी प्रथम को हराया जाता है। और यहां पे भी हमने दोस्तों देख लिया कि सातकर्णी को किसने हराया था, तो खारवेल ने हराया था। अगला जो वंश आता है दोस्तों वाकाटक वंश। कौन सा वंश, वाकाटक वंश। सातवाहन के पतन से चालुक्यों के उदय के बीच, जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था, क्योंकि मौर्योत्तर काल में कुछ केंद्रीय सत्ता के रूप में एक बड़ा साम्राज्य जो स्थापित किया और 300 वर्षों तक शासन किया, वही किया दोस्तों सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय तक जो एक बड़े साम्राज्य के तौर पर रहा, वह रहा वाकाटक वंश। इसके बारे में दोस्तों देखना था, थोड़ा सा जरूरी है कि वाकाटक वंश का संस्थापक था, वह था विंध्य शक्ति। कौन था, विंध्य शक्ति था वाकाटक वंश का संस्थापक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। संस्थापक तो आपको हमेशा याद ही रखने होंगे, चुटकियों पर आपको याद रखना है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, वह था विंध्य शक्ति। और विंध्य शक्ति ने नंदीवर्धन, यानी कि जो नागपुर का प्राचीन नाम है, नंदीवर्धन को अपनी राजधानी बनाया था। कैपिटल किसे बनाया था, बनाया था नंदीवर्धन या नागपुर को। अब जब हमने देखा कि सातवाहन वंश जो कि भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में था, इसका जब पतन होता है तो जो हमें वाकाटक वंश देखने को मिलता है, वाकाटक वंश इस क्षेत्र में, भारत के इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की दोस्तों दो शाखाएं थी, विंध्य शक्ति की एक मूल शाखा और विंध्य शक्ति का एक पुत्र था जिसका नाम था सर्वसेन। सर्वसेन खुद को स्वतंत्र कर लेता है और एक शाखा के रूप में अपना साम्राज्य अलग चलाता है। विंध्य शक्ति की मूल शाखा और सर्वसेन की मूल शाखा। दोस्तों सर्वसेन क्यों महत्वपूर्ण है, सर्वसेन से क्योंकि पूरा एक तो वाकाटक वंश की दूसरी शाखा चली, दूसरा एक प्रमुख ग्रंथ जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था कुछ सर्वसेन के द्वारा, वह है हरविजय। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि हरविजय जो ग्रंथ है, हरविजय जो ग्रंथ है किसके द्वारा, सर्वसेन के द्वारा लिखाया गया प्राकृतिक भाषा में। अगला जो शासक है महत्वपूर्ण शासक, वह है प्रवरसेन प्रथम। कौन है दोस्तों, प्रवरसेन प्रथम, जिसके द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई थी। महाराजा की तो उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, वाकाटक वंश में। पूछा गया है एक आध बार, इसलिए मैंने लिख दिया। आप चाहें तो इसे इसका भी कर सकते हैं कि प्रवरसेन वही है दोस्तों। अगर पूछ लिया एग्जाम में, आप स्किप कर देते हैं, अभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो फिर आपको लगेगा कि यार फालतू में गलत हो गया प्रश्न, अगर लिख लेते तो सही हो जाता। प्रवरसेन प्रथम, हालांकि लिख लीजिए दोस्तों, एक पॉइंट्स में क्या बिगड़ता है। प्रवरसेन प्रथम के द्वारा उपाधि धारण की गई थी किसकी, महाराजा की। अगला शासक आता है रुद्रसेन प्रथम। गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध इसने स्थापित किए। किनसे, गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध किसने स्थापित किए, इसी ने स्थापित किए। रुद्रसेन प्रथम जो कि वाकाटक वंश का शासक था, क्योंकि यह जो दक्षिण में था वाकाटक वंश था और उसी समय पे केंद्रीय सत्ता के रूप में गुप्त वंश का उदय होने लगा था। और क्योंकि समुद्रगुप्त इसके साम्राज्य को समाप्त ना कर ले या ना जीत ले, इसलिए गुप्तों से इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और समुद्रगुप्त ने इसके साम्राज्य को छोड़ दिया था। अगला शासक आता है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, इसका जो विवाह होता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से होता है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। और दोस्तों देख सकते हैं इन संबंधों के द्वारा आप समझ सकते हैं कि उत्तर भारत में जब गुप्त साम्राज्य था तो दक्षिण भारत में कौन सा था, सातवाहन वंश के बाद केंद्रीय सत्ता के रूप में वाकाटक वंश। रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था दोस्तों, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। और इनसे एक पुत्र होता है दोस्तों जिसका नाम था दिवकर सेन। और दिवकर सेन जो कि अल्पवयस्क पुत्र था, दिवकर सेन
अल्पवयस्क था और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और संरक्षिका के तौर पर जो साम्राज्य को संभालती है वह संभालती है दोस्तों कौन कौन संभालती है दोस्तों? प्रभावती। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी। अगला जो हमने इससे पहले दोस्तों देखा था वह हमने देखा था नागनिका, जो कि सातकर्णीय प्रथम की पत्नी थी और अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाकर संरक्षिका के तौर पर जो कार्य करती है वह नागनिका करती है, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है। और अगली जो है दोस्तों वह है दोस्तों प्रभावती, जो कि रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की कौन थी? पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्रसेन द्वितीय ऐसे आप याद रख सकते हैं। जिनका पुत्र था देवकर सेन, इसकी जो अल्पवयस्क था इसकी संरक्षिका के तौर पर साम्राज्य को संभालती हैं और कई सारे स्थानों को भी यह जीतती हैं। अगला जो शासक आता है दोस्तों, अगला क्या कहें अंतिम शासक आता है, वह आता है प्रवरसेन द्वितीय, जो मूल शाखा का अंतिम शासक था। हालांकि जो सर्वसेन की शाखा थी वह अलग चलती रहती है, लेकिन जो मूल शाखा का अंतिम शासक था, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वाकाटक वंश का अंतिम शासक या मूल वंश का यानी कि जो मूल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो वह था दोस्तों प्रवरसेन द्वितीय। इसने एक प्रमुख काव्य लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा? सेतुबंध। सेतुबंध ग्रंथ की रचना या काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा की गई थी। इसने जो राजधानी बनाया था वह किसको राजधानी बनाया था? पुरुषपुर को राजधानी बनाया था। और यह किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इन चीजों को भी दोस्तों आप याद रखें, आपको यकीनन जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देखें। अगला वंश आता है इक्ष्वाकुआ वंश। थोड़ा सा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं क्योंकि इसी टाइम पे एक स्थानीय स्तर पर इस वंश का भी उदय होता है, इक्ष्वाकु वंश। इससे भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। खासकर प्रश्न इससे जो बनता है कि इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? वह थे श्री शांति मूलक। कौन थे? श्री शांति मूलक, जिन्हें वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? श्री शांति मूलक, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। हालांकि इक्ष्वाकु वंश के अन्य सभी शासक जो थे बौद्ध धर्म के पोषक थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्रीय पर्वती या आंध्र भ्रंत कहा जाता है। श्री पर्वती मतलब श्रीय पर्वत के शासक, और आंध्र जो भ्रंत कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सातवाहन वंश के यहाँ यह लोग नौकरी किया करते थे। ऐसा दिखाया गया है या ऐसा लिखा गया है कि सातवाहन वंश का जब धीरे धीरे नौकरी करते थे, पतन होता गया, तो इन्होंने इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसीलिए इसने श्री पर्वतीय शासक कहा जाता है। श्री पर्वत के शासक किन्हें कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता है। आंध्र भ्रंते किसे कहा जाता है या आंध्रों का नौकर किन्हें कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है दोस्तों। संस्थापक श्री शांतिमूलक, जो कि वैष्णव धर्म के वैदिक धर्म के अनुयायी थे और सभी शासक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद में अगला जो प्रमुख शासक है वह दोस्तों है वीर पुरुष दत्त। कौन है दोस्तों? वीर पुरुष दत्त, जो कि किससे संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश का शासक है। नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण, इसके बारे में केवल एक ही पॉइंट है कि नागार्जुन कोंडा के जो स्तूप का निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? वह करवाया था दोस्तों किसने? वीर पुरुष दत्त ने करवाया था। यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जो कि हमने सभी स्वदेशी राज्यों को देखा। तो दोस्तों सभी स्वदेशी को फिर से देखते हैं दोस्तों। हमने सबसे पहले शुंग वंश को देखा जिसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कार्ण वंश को देखा जो कि था जिसका संस्थापक वासुदेव कार्ण। फिर हमने सातवाहन वंश और चेदी वंश को देखा, क्योंकि सातवाहन वंश यहाँ था और चेदी वंश यहाँ था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, चेदी वंश का संस्थापक महावेग महान। इसके बाद में वाकाटक वंश जिसका संस्थापक था विंध्याशक्ति। और अन्य प्रमुख बिंदुओं को भी देखा जिनसे बार बार प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो अपने यारों को, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाइए दोस्तों। बस आपके प्यार दिखाने का तरीका या मेहनत को समझने का तरीका केवल इतना ही है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी किया कीजिए। और कमेंट्स ज्यादातर दोस्तों अगर लाइक ना किए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कमेंट्स किया करिए कि दोस्तों के लगे कि हमें भी कि अब मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को अच्छी लग रही है। और दोस्तों अगर आप अपने 5 मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएंगे तो हमारी फैमिली जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और केवल आपका बस समझने का, मेहनत को बस केवल यही तरीका है कि आप मेहनत को समझें और यकीनन जुड़े रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।